Hello everyone, today we are going to take poem number 3 from your Flamingo book, Keeping Quiet for Explanation. This is actually a philosophical poem written by a great poet जिनका नाम है Pablo Neruda. He is from Chile. He is a Nobel Prize winner in literature and a great politician. उन्होंने ये पोएम लिखी है एक मैसेज देने के लिए. This poem is actually a lesson. These are some of the key points which you must remember about the poem. अगर पोएम के थीम के बारे में या उसके सेंट्रल आइडिया के बारे में कुछ पूछा जाए तो दे आर दिस. इट इज अ कॉल फॉर ह्यूमन अवेयरनेस. जैसे मैंने कहा, इट इज नॉट एक्चुअली अ पोएम, इट इज अ कॉल फॉर ह्यूमन अवेयरनेस. इट इज अ प्लीड फॉर ह्यूमन अवेयरनेस. हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं वो किसी चीज के लिए, वो हमको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है जिससे आप अंडरस्टैंड कर सको कि आपकी जो अभी तक की एक्टिविटीज है दे आर एक्चुअली गोइंग रॉन्ग. In this poem, he emphasizes the necessity for quiet introspection of ourselves. Introspect करना मतलब analyze करना, evaluate करना, examine करना कि हम क्या कर रहे हैं, हम अभी क्या है, अब किस स्टेट में है और अब हमारी अभी इस वक्त हमारे जो एक्टिविटीज हैं वो क्या है, किस तरफ हम जा रहे हैं. तो उस तरह से थोड़ी देर के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना, सोचना कुछ देर के लिए. एनालिसिस ऑफ अवर डीड्स. अब ये हम करेंगे जब हम ये क्वाइट जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, मेडिटेट करेंगे तो हम क्या कर सकेंगे. वी विल बी एबल टू एनालाइज आवर डीड्स. हमारे जो काम है उनको एनालाइज कर सकेंगे कि हमारे काम राइट है या रॉन्ग है और वेयर दे आर लीडिंग अस टू. वो हमको कहाँ पहुंचाने वाले हैं, हमारी कमिंग जनरेशंस को कहाँ तक लेके जाने वाले हैं. देन we will be able to take the stock of our mindless activities. इस प्रोसेस से, कीपिंग क्वाइट के प्रोसेस से हम क्या कर सकेंगे, कुछ समय के लिए अगर हम शांत रह जाएं तो हमारी जो ये एक्टिविटीज हैं, जो सेल्फिश एक्टिविटीज हैं, इससे माइंडलेस एक्टिविटीज है, दे आर लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन. हम उस चीज को समझ सकेंगे. विल बी एबल टू टेक स्टॉक ऑफ, विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड देम, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम. देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ देम. ये जो सारी एक्टिविटीज हैं, इनके प्रोज एंड कॉन्स, इनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इनके रिजल्ट्स क्या हैं, नेचर के ऊपर, पूरे एनवायरनमेंट के ऊपर, दूसरी लाइफ्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हाउ वी आर क्रिएटिंग हेल्प फॉर आवरसेल्व्स. दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. मेंटल रिलैक्सेशन. कीपिंग क्वाइट फॉर अ मोमेंट विल गिव अस अ मेंटल रिलैक्सेशन. वी विल बी एबल टू गेट फ्री फ्रॉम ऑल द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ. जो हमारी ये लाइफ है, अभी का जो रश है, उससे हम कुछ समय के लिए फ्री हो सकेंगे. This exercise of meditating in silence will help us to revive ourselves from internal problems, the internal chaos which we are going through, the internal conflict which we are going through. So this great poem suggests us to meditate in silence, and through this meditate in silence we will be able to rise above the narrow thoughts, narrow ideas of hatred, discrimination, and it will help give us provide us exotic world of togetherness. We'll be able to move ahead on the path of the development of the whole human race, progress of the whole human race. Okay, now let us understand the poem line by line. For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. Is the first stanza which says, for once on the face of the earth, on this surface of the earth, let us not speak in any language. What is he saying? That he is telling us to keep quiet for a moment. And not speak in any language. Language क्या है? Language is a symbol of discrimination. हम बोलते हैं वो ये language बोलता है, वो गुजराती है, वो राजस्थानी है, वो महाराष्ट्र है. लैंग्वेज से डिफरेंस आ गया है. तो वो हम अगर इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में भी डच, स्पेनिश, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन. तो वो कहते हैं कि लैंग्वेज एक सिंबल है डिफरेंशिएशन का, डिस्क्रिमिनेशन का. जब हम कोई लैंग्वेज बोलेंगे ही नहीं, ये जो डिफरेंस है हमारे बीच में वो खत्म हो जाए. लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. हम रुक जाते हैं और हम हमारे आर्म्स नहीं हिलाएंगे. आर्म्स हियर रिलेट्स टू आवर हैंड्स. हम अपने आर्म्स से काम करते हैं तो कहते हैं हमारे आर्म्स नहीं हिलाने, इसका मतलब नो एक्टिविटी एट ऑल. हम कुछ काम नहीं करेंगे कुछ सेकंड के लिए, हम कुछ बोलेंगे नहीं, नो एक्टिविटी, नो स्पीच. यहाँ पे आर्म्स जो है वो इसका एक और मीनिंग है. जो आर्म्स का मतलब हथियार होता है, क्योंकि जब हम आर्म्स मूव करते हैं तब उस वक्त क्या होता है, वॉर होती है. तो लेट अस नॉट मूव आर्म्स मतलब हम हथियार नहीं उठाएंगे, वायलेंस नहीं होगा, देयर विल बी अ
atmosphere of peace and tranquility. This will give us mental relaxation. और mental relaxation जब हमको मिलेगा तो we will be able to think about our activities. हमको टाइम मिलेगा अपने खुद के लिए, अपने सोचने के लिए, will be able to judge our activities. और हो सकता है हम आगे ऐसे कोई काम करें जिससे हम the mankind will be saved from the doom. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. What does this say? When we all will be calm together, this will give us the most desirable moment. एक exotic moment होगा, एक desirable moment होगा. That will be the most favorable for our survival and for creating the world peace, for creating the feeling of togetherness. So it will be an exotic moment. Without rush, without engines. कोई rush नहीं होगा, कोई हसल बसल नहीं होगा, कोई engine का शोर शराबा नहीं होगा. Will be a quietness, tranquility everywhere. We would all be together. हम सब साथ में होंगे. And in a sudden strangeness. क्योंकि languages का जो difference है वो खत्म हो गया. And we are going through the same feeling. एक अलग सा same sensation हम सबको feel हो रहा होगा. So we all will be feeling as a unit. हम सब पूरा एक यूनिट बन जाएंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. एक अजीब तरह की फीलिंग होगी, एक न्यू नोवल फीलिंग होगी जो पहले कभी हमको महसूस नहीं हुई. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the men gathering salt would look at his hurt hands. Fishermen here symbolizes all those people who are exploiting, over-exploiting, indiscriminately exploiting nature and Mother Earth for their own selfish vested interest. जो अपने फायदे के लिए मदर नेचर को इतना ज़्यादा, मदर अर्थ को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि अब वो धीरे धीरे हार्म हो रही है. Would not harm whales. Fisherman whale को हार्म नहीं करेगा. Now whale again is a symbol. Whale is a symbol of all those animals which are getting extinct. Extinct हो रहे हैं, जो गायब हो रहे हैं because of the overhunting that has been done by them. तो फिशरमैन के क्या करेंगे, अब whales को नहीं मार सकेंगे क्योंकि अब वो उन्होंने अपना काम, अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर दी है. And the man gathering salt would look at his hurt hands. Now the man gathering salt, यहाँ पे फिर एक इंसान है जो salt gather कर रहा है, वो भी symbol के फॉर्म में यूज हुआ है. सिंबल है उन सबका, ये सिंबल है उन सारे लोगों का, ये सिंबल है सारे इंसानों का. Because this is a symbol of all. This man symbolizes all humans who are rushing after the, who are undergoing great hard work, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, and they are going through incessant sufferings. They are not in a position to understand. They are not in a position to think about themselves. They are not in a position to. They don't have time to think about the harm that it is. All these they are not getting time to think about the harm that all these activities are leading them to. जो नुकसान हो रहा है उनका वो देखने का उनके पास टाइम नहीं है. उनकी हेल्थ को जो प्रॉब्लम हो रही है या उनकी जो फैमिली सोशल लाइफ को जो प्रॉब्लम हो रही है, जो लॉस हो रहा है, वो देखने का उनके पास टाइम नहीं है. दे आर जस्ट रनिंग आफ्टर मनी. दे आर जस्ट रनिंग आफ्टर मेकिंग देयर लाइफ कंफर्टेबल, मेकिंग देयर फैमिलीज कंफर्टेबल. ये इसी चीजों पे बाहर आने का उसको टाइम मिलेगा. He will be able to, the fisherman will be able to look at his hurt hands. वो देख सकेगा कि उसने अपना खुद का कितना नुकसान पहुंचाया. इस जो रेस है, इसकी जो मटेरियलिस्टिक रेस है, उसमें अपने आप को उसने कितना अभी तक लॉस कर दिया. That time he will get to think about. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. Those who prepare green wars. अब ये green wars क्या है? Green wars are all the wars through which you harm the environment. जैसे हम अपने जैसे environment को या जो green world है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, सारे green wars हैं. Those who prepare green wars, तो ये इसकी कौन प्रिपरेशंस कर रहा है, कौन ये सारी ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहा है? इन ग्रीन वॉर्स को पावर अप कौन कर रहा है? द पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट और जो इन्वेंटर्स हैं बहुत सारे, ये लोग क्रिएट कर रहे हैं न्यूक्लियर वॉर्स, न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट कर रहे हैं, केमिकल वेपन्स क्रिएट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स क्रिएट कर रहे हैं. क्या करने के लिए? जिससे वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल प्रूव कर सके. डोमिनेंस उनका, दे वांट टू शो देयर डोमिनेंस ओवर नेचर, दे वांट टू प्रूव देयर पावर. उनके ओवर एम्बिशियस जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए
जो इस ह्यूमन रेस को वो जहाँ पर लेके जा रहे हैं उसके बारे में बात करें तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ये वही एटॉमिक और केमिकल वॉर्स हैं जो वेपन से लड़ी जाती है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, अगर इस तरह से के वेपन्स यूज हुए और वॉर्स हुई तो उसमें कोई सर्वाइव नहीं करेगा। यानी ये वेपन्स ऐसे हैं जो सब कुछ खत्म कर देते, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, जो वहां पे है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। देन नो वन विल सर्वाइव टू सेवर दिस विक्ट्री, इस विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं बचेगा। तो फिर ऐसी विक्ट्री का क्या मतलब है? एक बार इंसान को सोचना चाहिए कि जो वो जिस डिवास्टेशन की तरफ ह्यूमन रेस को लेके जा रहा है, जो वो तैयारियां कर रहा है, उस तैयारियों में वो खुद भी नहीं बचेगा। तो जब ह्यूमन बचेगा ही नहीं, ह्यूमन जैसे दूसरे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए, ह्यूमन भी एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये हम जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, दे आर हाउ ही वांट अस टू थिंक कि वो कैसे, हाउ दे आर टोटली रॉन्ग। ही इज एम्फसाइजिंग ऑन द एक्टिविटी, जो ये हमारी एक्टिविटी है उसकी तरफ वो इशारा करें कि वो एक्टिविटी पूरी तरह से गलत है और इसको बंद करना चाहिए। इसके लिए जरूरत है कुछ समय के लिए क्वाइट रह के सोचने की। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ये सारे जो हैं पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ये जो लोग हैं जो अभी तैयारियां कर रहे हैं वॉर की, वो अगर वो शांत हो जाएंगे कुछ समय के लिए, अपनी वॉर की प्रिपरेशंस बंद कर देंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो क्लीन कपड़े पहन लेंगे। क्लीन क्लोथ्स क्यों? क्योंकि अभी जो उनके कपड़े हैं दे आर सॉइल्ड वंस, उनके ऊपर सॉइल लगी हुई, गंदे हैं, डर्टी है। कौन सी डर्ट है? डोमिनेंस की। वो एक दूसरे के खून लगे हुए वहां पे, बिकॉज दे वांट टू किल ईच अदर। तो वो जो धब्बेदार उनके कपड़े हैं वो कपड़े वो हटा देंगे एंड वो क्लीन कपड़े पहन लेंगे। दे विल वियर क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, सबका यूनाइट होके हैंड इन हैंड दे विल वॉक टुगेदर, क्योंकि उस सबका रास्ता एक तरफ होगा पीस की तरफ, ट्रांक्विलिटी की तरफ, क्वाइटनेस की तरफ। सो दे विल वॉक टुगेदर इन द शेड। अभी वो लोग जिस स्टेट में है, अभी जो उनके पास मेंटल पीस नहीं है, तो इसका मतलब दे ऑल आर वॉकिंग इन स्कॉचिंग हीट, एकदम हीट में चल रहे हैं वो। और फिर वो क्या करेंगे? शेड में चलेंगे, जिससे उनकी आत्मा को, उनकी सोल को भी पीस मिलेगा और उनकी बॉडी को भी एक सूदिंग फीलिंग मिलेगी। they will walk in shade doing nothing, क्योंकि वो अभी कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। they will just walk together, they will just walk united, then there will be a rising of the brotherly feeling, उस brotherly feeling को और ज़्यादा boosting मिलेगी। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. यहाँ पे पोएट एक चीज क्लियर कर रहे हैं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि यू हैव टू बी स्टिल, आपको क्वाइट रहना है, कुछ करना नहीं, और स्टॉप ऑल योर एक्टिविटीज। इसका मतलब ये नहीं है, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। कुछ नहीं करना है मतलब फिजिकली आपको कुछ नहीं करना है। उन्होंने कहा है कि टोटल इनएक्टिविटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से एक्शनलेस हो जाना है। टोटल इनएक्टिविटी वुड इम्प्लाई मैनकाइंड बिकमिंग टोटली इनएक्टिव। इन दैट केस उसकी लाइफ एकदम स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। बट लाइफ इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट कैन नेवर बी स्टॉप्ड। उसके अंदर एक्शंस को स्टॉप नहीं किया जा सकता। लाइफ इट कैन नॉट बी ब्रॉट टू अ स्टैंड स्टिल, लाइफ कैन नॉट, वो स्टैग्नेशन हो जाएगा। तो वो स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए लाइफ में, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा तो इसका मतलब डेथ हो जाएगा। तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, इसका मतलब लाइफ क्या है? लाइफ है, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूएशन, स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट नो कनेक्शन, नो ट्रक का मतलब नो कनेक्शन, मुझे मेरा कोई एसोसिएशन, मेरा कोई वास्ता नहीं है डेथ से। मैं तो लाइफ की बात करता हूँ कि लाइफ में हमको क्या करना है। सो अगर हम इनएक्टिव हो जाएंगे टोटली, इसका मतलब वी आर डेड। तो he says that, he makes it very clear कि आपको इनएक्टिव होना है, फिजिकली इनएक्टिव होना है, बट इन माइंड यू हैव टू थिंक। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपका जो एनालिटिकल प्रोसेस है, वो चालू रहना चाहिए। आप एक बार अपने फिजिकल काम को छोड़ रहे हो, लेकिन आप अपने मेंटल जो आप सोचने का काम है या जो डीप थिंकिंग का काम है, उसको आपको नहीं छोड़ना है। सो ही इज सेइंग दैट आई हैव नो कनेक्शन विद डेथ। दैट डजंट मीन दैट टोटल इनएक्टिविटी शुड कम, मतलब आप पूरी तरह से आपका सारा काम बंद कर दो, कुछ नहीं करो, ये मैं नहीं कह रहा। If we were so single-minded, keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death.
सिंगल माइंडेड अगर हम नहीं होते, सिंगल माइंडेड, हाउ मैन इज सिंगल माइंडेड, मैन इज सिंगल माइंडेड, ही बिकम सेल्फिश इन फुलफिलिंग हिज मोटिव्स, उसकी जो ओवर एम्बिशंस हैं उनको फुलफिल करने में वो उसी की तरफ टारगेटेड है, एंड दैट ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। हमारा एक ही गोल है, कीप द लाइफ मूविंग, कीप प्रोग्रेस, वी वांट टू प्रोग्रेस, एंड इन दैट वी फॉरगेट द रिजल्ट्स, जो दूसरों को वो जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो बाकी के जो क्लाइमेट के ऊपर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में हम भूल रहे हैं। हमारा जो हम सिर्फ एडवांसमेंट की तरफ पढ़ना, यही हमारा गोल है, एंड इन दैट वी आर फॉरगेटिंग द results or consequences on the other things. And for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. हम अंदर से सैड है, पोएट कहते हैं कि अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे, एक साइलेंस में रहेंगे, एक ट्रांक्विलिटी, एक पीस में रहेंगे, कामनेस में रहेंगे, तो शायद हम ये जो अंदर हमारे अंदर सैडनेस है वो थोड़ा सा इट विल बी मूव्ड फ्रॉम इनसाइड। नाउ हाउ मैन इज सैड, तो वो उनको समझ में नहीं आया कि इन दिस रश, जो मटेरियलिस्टिक इसका रश है, उसके अंदर वो अपनी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, अंदर से वो आइसोलेटेड है, ही इज सैड फ्रॉम इनसाइड, इज नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो जब वो सोच कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा, वो ऐसे ही इनएक्टिव रहेगा, तो ही विल बी एबल टू थिंक, he will be able to interrupt, he will be able to disturb this sadness, he will be able to understand this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। वो सैडनेस है कि वो अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाया कि उसको चाहिए क्या, उसका गोल क्या है, वो कभी अपने जो रियल उसका जो डेस्टिनेशन है उसको समझ नहीं पाया। तो वो जो दुख है उसका, वो इंटरप्ट हो सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है अगर वो कुछ समय के लिए शांत रहे। और दूसरा क्या दुख है, ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, हम अपने आप को मौत की तरफ ले जा रहे हैं, वी आर हेडिंग आवरसेल्व्स अवर होल ह्यूमन रेस टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। आज हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से जो कमिंग जनरेशन है वो डिस्ट्रॉय होने वाली है। तो इसके जो ये जो हमारे रास्ते हैं ये गलत है, ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ समय के लिए मेडिटेट किया जाए, कुछ समय के लिए पीसफुल रहा जाए, कुछ समय के लिए काम रहा जाए, इनएक्टिव रहा जाए, जिससे हम सोच सके कि जो हम अंदर से हमारी जो हमारा लोनलीनेस है या जो हम अंदर से बिल्कुल दुखी है, वो उस चीज़ के का क्या सोल्यूशन है, उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस फीलिंग को उस सॉलिट्यूड को हम कैसे निकाल सकते हैं। अब ये पोइम जो है, इसकी सारी जो लाइंस है वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जो आपकी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट इसमें ऐसा आता है कि आपको लाइन दी होगी, यू हैव टू एक्सप्लेन। जैसे यहाँ पे अगर आपको दिया है ये लाइन एक्सप्लेन करना है, इफ वी आर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवरसेल्व्स मूविंग, तो ये लाइन दी तो आपको कैसे उसको समझाना है, 3 to 4 लाइन टू एक्सप्लेन कि हम किस तरह से हमारे गोल के पीछे भाग रहे हैं, हम सेल्फिश मोटिव के पीछे भाग रहे हैं, हम जो एडवांसमेंट का जो ग्रीड है उसके पीछे भाग रहे हैं और उसमें हम बहुत सी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये समझाना है आपको इसमें। देन परहैप्स सम ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर might interrupt the sadness of never understanding ourselves and threatening, या ये लाइन पूछ सकते हैं एंड ऑफ threatening ourselves with death, इसका क्या मतलब है, might interrupt with sadness, इसका क्या मतलब है। So the question will come like this, from this poem ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, किसी भी लाइन को आपको एक्सप्लेन करनी है। So you have to learn and understand the deep meaning of all the lines. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. So this is the concluding stanza of the poem. इसमें भी एक मैसेज है, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead. एक समय अर्थ के ऊपर ऐसा आता है जब हमको लगता है कि सब कुछ डेड हो गया, यानी here the poet is referring to बहुत सारी चीज़ों को रेफर कर रहे हैं। वो जैसे विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में सब जगह स्नो हो जाता है, अगर सारी एक्टिविटीज ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, बिल्कुल सब कुछ शांति हो जाती है, और उस स्नो के नीचे लेकिन अर्थ कैन टीच अस दैट एवरीथिंग सीम्स डेड, ऐसा लगता है कि सब कुछ डेड हो गया है, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन स्नो के नीचे लाइफ होती है। कुछ लाइफ ऐसी होती है स्नो के नीचे होती है, जब वो स्नो हट जाता है तो फिर से वो लाइफ बाहर आ जाती है। दूसरा ये वो भी कह रहे हैं कि जिस तरह से सीड होता है, सीड हमको लगता है कि वो डेड है, जमीन के नीचे जब उसको लगा, व्हेन वी सो अ सीड इट इज अंडर द अर्थ, तो वो अर्थ के नीचे होता है, इट इज सबमर्ज्ड अंडर द अर्थ। उस समय हमको लगता है कि वो सीड अभी कुछ नहीं है, नथिंग, इट इज देयर इज नो सीड देयर एट ऑल। लेकिन धीरे धीरे जब वो स्प्राउट होता है और जब वो अर्थ को टीयर करके उससे बाहर आता है तब लगता है कि स्टिल देयर इज लाइफ। नीचे कुछ नहीं था, हमको लगता था नीचे डेथ है, लेकिन अभी इसके नीचे से ये लाइफ आई है। तो ये सारे उनके सिग्नल्स है ये बताने के लिए कि हमको कभी कभी लगता है कि सब जगह स्टिलनेस है, पेरेंट्स
स्टिलनेस है, शांति है, लेकिन डॉर्मेंट नेचर ऑफ द अर्थ, हमको लगता है कि वो डॉर्मेंट हो गया है अर्थ पूरा, लेकिन फिर भी उसके नीचे भी लाइफ होती है। हियर द पोएट इज गाइडिंग अस टू बी ऑप्टिमिस्टिक। वो ये कहते हैं कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, कि कभी आपको लगे कि कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, नो लाइफ इज देयर, लेकिन फिर भी होप आपको रखनी है कि कभी ना कभी उसमें से लाइफ निकल सकती है, उसमें से कभी ना कभी सक्सेस बाहर आ सकता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। वो कहते हैं अब मैं 12 तक गिनती करता हूँ। अभी 12 नंबर क्यों गिना है? हो सकता है 12 आवर्स है इसलिए लिया हो, या 12 मंथ्स ऑफ द ईयर है, 12 ज़ोडिएक साइंस है, बहुत सारे 12 का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने 12 नंबर लिया है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनती करता हूँ, एंड यू कीप क्वाइट, आई विल गो। वो कहते हैं कि इस जो स्टेट ऑफ मेडिटेशन है, इट विल हेल्प अस टू रिजुविनेट और क्रिएट अ न्यू ट्रेंड ऑफ थॉट। आप कुछ नए विचार कर सकते हो, आप नए कुछ नया सोच सकते हो, कुछ पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सोच सकोगे। और इस स्टेट में पोएट कहते हैं मैं आपको छोड़ रहा हूँ। So he is leaving the man in this state of meditation, in the state of introspection, and then he leaves away from them. So this was the stanza wise explanation of the poem. आपको सबको समझ में आ गया है? पोएम बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल पोएम है। It has got a deep philosophical weightage. आपको इसको कितना ध्यान से पढ़ना है, हर लाइन को अंडरस्टैंड करना है। You have to read the paraphrases of the poem, and then you will be able to attempt the question answers. Okay, so read the poem thoroughly, understand that well. Goodbye.